Hello everyone. The topic of this video is children and women in the sports. ये जो है क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें अपन ने ली हैं। तो फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या आ रहा है, तो जैसे स्टार्ट करने के लिए हम बताते हैं कि ग्रोथ क्या है। कि ग्रोथ है द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द साइज, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। जैसे लंबा चौड़ा होना, वजन बढ़ना, उसको हम ग्रोथ की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे बच्चा है, लंबा चौड़ा हो गया, वजन बढ़ गया उसका। उसके बाद में आता है नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया फंक्शनल मैच्योरिटी, मींस ग्रोथ विथ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द एज। यानी लंबा चौड़ा होना, साथ में उस अनुपात में एक्टिविटीज भी आ जाना, यानी बोलना सीखना, चलना फिरना अकॉर्डिंग टू एज। जैसे सपोज करो 5 महीने का हो गया गर्दन संभालना, 10 महीने का हो गया बैठ जाना, 15 महीने का हो गया खड़ा हो जाना, इस तरह का। तो उसमें डेवलपमेंट यानी जिस एज में वो आ गया, यानी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से जो है उसकी डेवलपमेंटल एज चले, यानी जो एज उसकी है उस हिसाब से उसके अंदर डेवलपमेंट हो, चाहे से वो स्पीच का हो, कॉग्निशन का हो या फिजिकल हो। तो ग्रोथ में तीन चीजें हो गई, वेट, हाइट एंड साइज ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट में ग्रोथ विथ मोटर हो गया, मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस और फाइन दोनों हो गए, स्पीच हो गया, कॉग्निटिव हो गया। यानी जैसे ग्रॉस का मतलब होता है जैसे कि दौड़ना, भागना, बैठना, खड़ा होना। फाइन का मतलब है, फाइन का मतलब होता है जैसे फिंगर्स को काम में लेना, जैसे पेन को होल्ड करना, स्क्रिबलिंग करना, हल्का फुल्का कुछ किसी भी चीज़ को जो है ना, टॉयज को पकड़ना, अपने हाथ को या अंगूठे को मुंह में ले जाना, ये सच टाइप होता है, ये है फाइन मोटर के अंदर। स्पीच के अंदर आता है, स्पीच में आएगा जैसे कि बोलना है, जैसे फर्स्ट वर्ड बोलना मम्मा पापा, उसके बाद में 2 वर्ड फ्रेज जैसे मम्मा आओ, इस तरह से बोलना, फिर जैसे 3 वर्ड फ्रेज मम्मा खाना खाओ, इस तरह। ये हो गया स्पीच का डेवलपमेंट। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ या स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट में क्या रहता है। स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, तो उसमें क्या है, जो इन्फेंसी, नॉट ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अपन आते हैं कि इन्फेंसी में, तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट है, जैसे अलग 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 इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इन्फेंसी कौन सा है? 0 to 2 ईयर। उसमें भी जो है 0 to 3 मंथ्स, 3 मंथ्स to 1 ईयर एंड 1 ईयर to 2 ईयर। देन आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि होगा 2 to 6 ईयर। देन आएगा मिडिल चाइल्डहुड जो होगा 7 to 10 ईयर। देन लेटर चाइल्डहुड जो होगा 11 to 12 ईयर। एडोलेसेंस क्या होगा? 13 to 18 ईयर। एंड अडल्टहुड 18 to 60। देन आता है ओल्ड एज, दैट इज कॉल्ड 60+, जो 60 साल से ऊपर के होंगे। तो एक्सरसाइज जो बताई गई है इन अकॉर्डिंग टू एज जो बताई गई हैं, तो सबसे पहले एक्सरसाइज का मतलब क्या है, हमको ये समझना चाहिए कि एक्सरसाइज होती क्या है। व्हाट इज एक्सरसाइज एग्जैक्टली? द परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल एक्सर्शन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और करेक्शंस ऑफ द फिजिकल डेफॉर्मिटीज, उसको हम एक्सरसाइज कहेंगे, जिससे कि हम अपना फिजिकल इंप्रूवमेंट भी कर सकें, हेल्थ को इंप्रूव कर सकें, और कोई अगर किसी तरह की कोई फिजिकल डेफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट कर सकें। तो इस तरह से एक्सरसाइज दो तरह की हो सकती है इन, अगर अपन जनरल फॉर्म में समझें, एक्टिव एंड द पैसिव। एक्टिव जो ऑन हिज ओन जो हम खुद कर रहे हैं, पैसिव जो हमको कोई करवा रहा है। तो एम्स ऑफ एक्सरसाइज क्या हुए, जैसे किस चीज के क्यों किया जाता है, मतलब एम्स क्या है, ये है इंप्रूवमेंट के लिए, रेस्टोरेशन के लिए एंड फॉर द डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका। तो ऑब्जेक्ट है टोन को डेवलप करना, पावर डेवलप करना एंड द रेंज ऑफ द मोशन। यानी जैसे सपोज करो जो पर्टिकुलर जॉइंट्स हैं वो पूरी अच्छी तरह से मूव करें, यानी उसको रेंज ऑफ मोशन में कहेंगे। अब आता है कि हमको क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। जैसे इन्फेंसी में जैसे हमने बताया था कि 0 to 2 ईयर, तो इसमें होता है फर्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू मसाज, जो आपने घर में अपने देखा भी होगा, ऑयल मसाज वगैरह छोटे बच्चों के करते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू मसाज, हल्के हल्के हाथों से ऑयल लेकर के मसाज की जाती है। देन जो है वो होता है आई कांटेक्ट करना, यानी आई कांटेक्ट बच्चा करे, उसके उसकी एक्टिविटीज़ को करवाना, रोलिंग, क्रॉलिंग, ग्रास्पिंग यानी हाथ से कुछ पकड़वाने की कोशिश करना, नेक होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। अब नेक्स्ट आता है इन अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर। इसमें मैं आपको ये बता दूं, इन्फेंसी के अंदर जो रहता है ना,
वो ये रहता है कि 5 महीने का बच्चा गर्दन संभाल लेना चाहिए यानी, और 10 महीने का बच्चा बैठना चाहिए और 15 महीने का बच्चा खड़ा हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इन अर्ली चाइल्डहुड टू 2 टू 6 ईयर। इसमें हो गया बैलेंसिंग, हो गया जंपिंग। बैलेंसिंग मतलब अच्छी तरह से चलना फिरना, गिरना नहीं। जंपिंग मतलब कूदना। अच्छा, 2 साल का आते-आते बच्चा जो स्पीच का भी डेवलपमेंट हो जाता है उसके अंदर, यानी बोली का भी मतलब टुकड़ा-टुकड़ा के अंदर वो बच्चा सेंटेंस लेवल पे आ जाता है। हो सकता है तुतला के बोले, साफ ना बोले, लेकिन काफ़ी कुछ बोलने लगता है, अपनी बात को समझाने लगता है। नेक्स्ट आता है मिडल चाइल्डहुड, जो होता है 7 टू 10 ईयर। इसमें होगा स्कीपिंग, रस्सी कूदना, रनिंग यानी दौड़ना, क्रॉस एंड द फाइन मोटर एक्सरसाइज वगैरह जो कराई जाएँगी। जैसे जो ग्रॉस मोटर को डेवलप कर सके, फाइन मोटर को डेवलप कर, फाइन मोटर मसल्स को, जैसे फाइन मोटर एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे उंगलियों वगैरह के अंदर, ग्रॉस के अंदर, जैसे कूदना, जैसे बताया मैंने, रनिंग करना, इस तरह का। देन आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड होता है जो 11 टू 12 ईयर। इसमें मसल स्ट्रेंथनिंग यानी मसल्स को स्ट्रेंथ करना, और मोटर डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट एंड द कॉग्निशन। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, जो होता है 13 टू 18 ईयर। इसमें क्या है, स्टेमिना इंक्रीजिंग एक्सरसाइज यानी स्टैमिना डेवलप किया जाता है। जैसे कैसे स्टैमिना डेवलप हो, जैसे कई एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, जूडो है, कराटे है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता अडल्टहुड। अडल्टहुड के अंदर है वो 19 टू 60 ईयर। इसमें इसमें जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, स्टैमिना डेवलपिंग एक्सरसाइज भी होती हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एज होएगी, अकॉर्डिंग टू हेल्थ होएगी। और स्पेशल कंडीशंस यानी किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो अंडर सुपरविजन होएगी, अंडर सुपरविजन होएगी, और डॉक्टर से कंसल्ट करके होगी। देन नेक्स्ट होता है ओल्ड एज, होता है 60 प्लस यानी 60 साल से ऊपर। उसमें मॉडरेट से लाइट एक्सरसाइज, ताकि हल्का फुल्का, जो कि जैसा भी प्रेस्क्राइब किया जाए, यानी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ प्रैक्टिशनर। देन देन आता है, अब अपन बात करते हैं कॉमन डेफॉर्मिटीज एंड द करेक्टिव मेजर्स के बारे में। तो डेफॉर्मिटी होती क्या है? डेफॉर्मिटी होती है द माल फॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जनरली इनिशिएटेड बाय द मसल्स। तो डेफॉर्मिटी मे बी कॉन्जेनाइटल, पोस्चरल एंड स्ट्रक्चरल। यानी राइट फ्रॉम द बर्थ, पैदाइशी है तो वो कॉन्जेनाइटल होगी। पोस्चरल, अगर लेटर स्टेज में है, ड्यू टू द अबनॉर्मल पोस्चर, हम सही तरह से नहीं बैठते, टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, लेटे रहते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, तो उस वो हो गया पोस्चरल। स्ट्रक्चरल में ड्यू टू द जॉइंट्स, जैसे बोन्स है, मसल्स और नर्व्स के कारण से हो सकती है, यानी कि स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंजेस आने से। नाउ आता है, विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द डिफॉर्मिटीज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डिफॉर्मिटीज? तो डिफॉर्मिटी जो है वो 3 तरह से डिवाइड, मतलब इसके टाइप को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइनल कर्वेचर, जो हमारी कर्वेचर, जो स्पाइनल कर्वेचर के कारण से होगी। सेकंड, डेफॉर्मिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, नीचे के पार्ट में, एंड डेफॉर्मिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी यानी ऊपर के पार्ट में। अब आता है, तो हम बात करें अब डेफॉर्मिटीज़ के बारे में। तो जो आपके कोर्स में है वो है, जैसे फर्स्ट है काइफोसिस। तो काइफोसिस क्या है? इट इज़ अ हंच बैक और द राउंड अपर बैक, यानी ये जैसे कमर जो है हल्की सी घूम जाना, यानी एन अबनॉर्मली इंक्रीज्ड बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दैट कॉजेज अ हम्प लाइक अपीयरेंस। हम्प जैसा दिखेगा। कॉजेज क्या है, क्या कारण है इसका? हेड फॉरवर्ड इन द अबनॉर्मल मैनर, यानी कि हम आगे सर को करके बैठ गए। उसके बाद में कई बार एजिंग से, मतलब उम्र बढ़ने से, माल न्यूट्रिशन यानी कम खाने से, हेरिडिटरी भी होता है कई बार, या फिर कोई डिजीज़ हो गई तो। देन है इसका करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? जैसे स्विमिंग करें, फिजियोथेरेपी करें, योगा जो है आसन्स करें। अब योगा आसन के अंदर जो बताए गए हैं वो है धनुरासन, चक्रासन एंड भुजंगासन। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम है वो है लॉर्डोसिस। जो लॉर्डोसिस में क्या, हॉलो और स्वे अपीयरेंस एंड abnormally increased forward curvature of the spine, यानी lumbar curve becomes more pronounced and the front central position of the pelvic region is tilted forward। कभी आपने कई जनों को देखा होगा, उनका जो पोस्चर इस तरह से रहता है, जब वो खड़े रहते हैं ना, तो पेट आगे की तरफ निकल जाता है और हिप्स पीछे की तरफ निकल जाते हैं, अजीब सा दिखते हैं। तो वो जो है प्रॉब्लम होती है उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। करेक्टिव मेजर्स क्या हैं?
स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पैल्विक रीजन जो होता है ना, जो हिप वाला पार्ट रहता है, मतलब जो कमर वाला, जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, उसको हम पैल्विक रीजन कहते हैं। देन इसमें कई 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 कौन से ऐसे जैसे सिटअप्स है, सिटिंग है अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार के सहारे सहारे बैठना। योगा में बात करें तो धनुरासन और हलासन। अब नेक्स्ट आती है स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस मीन्स कॉन्वेक्सिटी एंड appreciable lateral deviation of the spine. Spine is tilted either side of the body, किसी भी साइड की तरफ। The word scoliosis has been taken from the Greek word skolios, means bent। ये जो है ग्रीक वर्ड स्कॉलियोस से लिया गया है। तो ये दो तरह के होते हैं, सी शेप्ड एंड एस शेप्ड। सी शेप के अंदर कर्वेचर एक जगह पे आएगा, यानी स्पाइनल कर्वेचर एट वन प्लेस, और एस शेप्ड में स्पाइनल कर्वेचर एट टू प्लेसेस। तो उसमें एस जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसमें सी जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके कारण से उसको सी शेप और एस शेप स्कॉलियोसिस कहते हैं। करेक्टिव मेजर्स इसमें, माइल्ड स्कॉलियोसिस में तो क्या है, किसी तरह की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर स्कॉलियोसिस ज़्यादा है, हल्का है, तो उसमें थोड़ा सा, जैसे हल्के से ज़्यादा है तो ब्रेसेस वगैरह बांध देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा है तो सर्जरी होएगी। इसके अलावा जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग है, जो हैंगिंग ऑन द बार्स है, जैसे अपन किसी भी जैसे बार वगैरह पर लटकते हैं ना, उस तरह से है, और स्विमिंग है। उसके बाद में अगर आप योगा के बाद में बात करें तो योगा है त्रिकोणासन और अधोमुखासन। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर्स में क्या है कि द शोल्डर्स आर ड्रॉन एंड हेड इज एक्सटेंडेड विद द चिन पॉइंटिंग फॉरवर्ड। यानी आप देखोगे जो शोल्डर्स होते हैं ना, अपने जो कंधे हैं वो झुक जाएंगे, और हल्का सा जो अपना जो चिन है वो आगे की तरफ आ जाएगा। कॉजेस क्या है, पुअर पोस्चर, ढंग से नहीं बैठ पाना, कैरिंग हैवी लोड्स, अपन ज़्यादा भारी सामान उठा लें शोल्डर्स पे, फॉल्टी फर्नीचर्स, मतलब फर्नीचर अच्छे तरह से नहीं है, फर्नीचर टूट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, फिर भी हम बैठे हैं। कई बार अपन ऐसा होता है ना कि चेयर पे कोई वन पार्ट टूट गया, लेफ्ट साइड में जा रहा, राइट साइड में जा रहा, उसके बाद उसको ठीक नहीं करते हैं, रिपेयर नहीं करते, उसी पे बैठे रहते हैं। देन रॉन्ग हैबिट ऑफ सिटिंग इन द स्टैंडिंग, ढंग से हम बैठते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं। देन आता है करेक्टिव मेजर्स। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लाइक पुलअप्स करो, प्लैंक्स करो। योगाज में क्या आएगा, योगा में आएगा धनुरासन और चक्रासन। अब आते हैं अपन नौकनी के बारे में। नौकनी क्या है, जेन्यू वेलगम। नौकनी का दूसरा नाम है जेन्यू वेलगम, यानी द नीज बैंड इनवर्ड, knees abnormally close together and space between the ankle is increased। आपने देखा होगा कई बार, कई जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा जब वो खड़े होते हैं ना, तो दोनों जो घुटने होते हैं ना आपस में टच करते हैं, एक दूसरे को टच कर जाते हैं, और नीचे जो एंकल है ना वो दूर हो जाता है, तो वो नॉकनी कहलाता है। कॉजेज क्या है, ओवरवेट हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, वीकनेस ऑफ द मसल्स की कमजोरी, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। देन है करेक्टिव मेजर्स। तो इंक्लाइंट रीजन पे, कोई भी इंक्लाइंट सरफेस है उसके ऊपर चलाएं इनको। एक है हॉर्स राइडिंग, और एक और तरीका कर सकते हैं अपन कि जूट का बॉल्स्टर बना करके दोनों जो घुटने हैं उसके बीच में रखें। योगा में क्या है, पद्मासन है और गोमुखासन है। देन आता है बो लेग्स। बो लेग्स, बो का मतलब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, वो मतलब धनुष। इसका नाम होता है, दूसरा नाम जेन्यू वेरम। जो नीज बैंड, जैसा नॉक नी के अंदर तो अंदर की तरफ आ गए थे, इसमें नीज बाहर की तरफ चले जाएंगे और दोनों घुटने बाहर की तरफ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई धनुष बन गया है। इसीलिए हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बो लेग्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे फीट और एंकल्स, कई जनों के जो फीट और एंकल्स होते हैं ना, वो तो क्या है कि आपस में चिपक जाते हैं, और जो बीच में जो घुटने होते हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा दूर हो जाते हैं। कॉजेज़ क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड द फास्फोरस। अब करेक्टिव मेजर्स में क्या आएगा, सप्लीमेंट्री डाइट्स लेना, वो भी अंडर सुपरविजन होना चाहिए। मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। यूजेस ऑफ ब्रेसेस, स्पेशली मॉडिफाइड शूज, ये भी विथ सुपरविजन एज प्रेस्क्राइब्ड। फिजिकल एक्सरसाइज एज प्रेस्क्राइब्ड। देन नेक्स्ट आता फ्लैट फीट। फ्लैट फीट को हम पैस प्लानस या फॉलन आर्चेस भी कहते हैं। इसमें क्या, आर्च जो होती है ना और फीट,
जो डिसअपियर हो जाती है, यानी आर्च ऑफ द फीट इज डिसअपियर्ड। आप देखोगे ना, आप जैसे कभी सपोज करो आप नहा के निकले, गीले सूखे में आए, आपने स्लीपर्स नहीं पहन रखी है और आप गीले सूखे में आते हैं, तो जब आप अपने पैर को देखते हैं कैसे छप रहा है वो, तो जब वो छपता है ना अपना नीचे, मतलब छोड़ता है पानी का, तो उसमें एक बीच में एक स्पेस रहती है जिसमें ये फ्लैट फिट होगा, वो स्पेस नहीं होगी, एकदम से फ्लैट सा दिखेगा आपको। सॉर्ट ऑफ आप ये देखेंगे ना, आपने जैसे डक वगैरह देखी होगी, तो डक का जो फीट होता है ना, उस टाइप का सॉर्ट ऑफ वैसा दिखाई देता है, यानी बीच में किसी भी तरह का बीच में स्पेस नहीं होगी। तो आर्च ऑफ द फीट इज डिसअपियर्ड, एंटायर सोल ऑफ द फीट टच द फ्लोर, देर इज नो गैप, यानी बीच में कोई गैप होगा ही नहीं उसमें। कॉजेज क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव बॉडी वेट, फॉल्टी पोस्चर, किसी किसी केस में हेरिडिटी भी है इसके अंदर। अब करेक्टिव मेजर्स क्या है? वॉकिंग ऑन द स्लोपिंग सरफेस, एकदम जो स्लोप में आ रहा है उसमें चलवाना, हील एंड टो वॉकिंग, एडी पे और टोज पे चलवाना, जंपिंग है ऑन द टोज, और पुटिंग आर्च पैड्स इन द शूज। जैसे शूज होते हैं ना, दोनों दोनों पैरों के शूज जो हैं उनके अंदर अपन कॉबलर से, मतलब अंडर सुपरविजन, जैसा कि आपको बताया जाएगा, उस हिसाब से जैसा प्रेस्क्राइब किया जाए उसके हिसाब से आप आर्च लगवा सकते हैं दोनों शूज में अंदर की तरफ, ताकि वो जो स्पेस डेवलप हो सके, यानी उसके स्पेस को जो है वो कवर अप हो सके। देन आता है योगाज। योगाज में आता है अधोमुखासन और वज्रासन। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी होती क्या है? प्यूबर्टी वो होती है, जैसा आपने देखा होगा, जैसे वो मेल हो फीमेल हो, यानी बॉय हो गर्ल, दोनों के अंदर आता है एक पर्टिकुलर एज जिसमें कि उनका जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो क्या होगा प्यूबर्टी? द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड, or the period during which the secondary sex characteristics begin to develop and capability of sexual reproduction is attained. नेक्स्ट है मेनार्क। अच्छा, जो प्यूबर्टी के साइन रहते हैं, जैसा मेल में रहता है, जैसे दाढ़ी आ जाना, मतलब बियर्ड आ जाना, मिस्टैच आ जाना, हल्की सी आवाज़ भारी हो जाना, इस तरह से जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाना। अब नेक्स्ट आता है मेनार्क। तो व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गर्ल और एस्टेब्लिशमेंट और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन, यानी जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है किसी भी गर्ल का, उसके लाइफ का, उसको हम मेनार्क कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मैच्योर्ड एंड बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेगनेंसी। द नेक्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या चीज है? द पीरियोडिक यूटेराइन ब्लीडिंग or the cyclic discharge of the blood and tissues from the non-pregnant uterus through the vagina। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये मेंस्ट्रुएशन क्या चीज़ रहती है? एक जो मतलब यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, जो कि जो है थ्रू वेजाइना होती है, उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नॉर्मली रिकर्स 4 वीक इंटरवल्स, यानी 4 वीक के इंटरवल में होता है, लास्ट अबाउट 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन चलता है। द नेक्स्ट द टॉपिक इज द मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? दैट इज द लास्ट मेंस्ट्रुएशन और सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट क्या था? मेनार्क। लास्ट क्या है? मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी किसी भी फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ, तो जो फर्स्ट होगा उसकी लाइफ का, उसको हम मेनार्क कहेंगे, और जो लास्ट होगा उसको हम मेनोपॉज कहेंगे। इधर हम विल टॉक अबाउट द ओवा। ओवा इज ए प्लूरल ऑफ द ओवम, एंड ओवम एन एग द फीमेल reproductive or the germ cell which is capable of developing into a new member of same species. Next है menstrual dysfunction. It is a disorder irregularly of the woman's menstrual cycle or abnormal bleeding during the menstrual cycle। मतलब menstrual जो साइकिल चल रहा है उसमें किसी तरह का कोई डिसफंक्शन यानी गड़बड़ आ रही है, एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो उसको हम menstrual डिसफंक्शन कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिफोर 21 डेज से पहले हो गया या आफ्टर 35 डेज, यानी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है बिफोर 21 डेज और आफ्टर 35 डेज।
मिसिंग 3 और मोर पीरियड्स, यानी तीन तीन बार हो गया, तीन थ्री ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, 3 बार आ जाना चाहिए था और नहीं आया। फ्लो इज़ हैवियर और लाइटर, यानी जितना फ्लो होना चाहिए उससे ज़्यादा है या कम है। हैपनिंग लॉन्गर देन 7 डेज, यानी 7 दिन से भी ज़्यादा चल रहा है। वॉमिटिंग हो रही है, किस तरह की क्रैम्पिंग आ रही है, ब्लीडिंग, जैसे मेनोपॉज आ गया उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। तो कॉजेज़ क्या हैं? स्ट्रेस है, ओवरवेट है, रेगुलर ट्रैवलिंग है, डाइटरी डिसऑर्डर्स हैं और अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। नाउ द स्पेशल कंसिडरेशन में मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फीमेल एथलीट ट्रायड। ये क्या चीज है? द टर्म ट्रायड was explained by American College of the Sports Medicine in 1992. Pressure in the sport, जैसा होता है pressure in the sports but the athlete's health at risk which leads to the female athlete triad. जो फीमेल एथलीट ट्राइड के अंदर जो रहता है ना, क्यों होने का रीज़न, ये रीज़न ये रहता है स्पोर्ट्स का काफ़ी प्रेशर होना, है ना। अब आता है कि ये इसमें 3 कंपोनेंट्स जो हैं हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है एमेनोरिया, तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? इट इज ए वीकनिंग और द abnormal rarefaction of bone due to the deficiency of the calcium. और एमेनोरिया के अंदर क्या होता है? इट इज ए abnormal स्टॉपेज और सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एकदम से बंद हो जाना, अबनॉर्मल हो जाना इसको। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है? द लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर अ फूड, a psychophysiological condition due to the starvation, टू स्लिम हो जाना, टू थिन हो जाना, जीरो फिगर बनाने के लिए करना, प्रॉब्लम ऑफ एमानोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी मे अराइज इन द फीमेल ड्यू टू एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण से ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। कई जो गर्ल्स रहती हैं ना, बहुत अपने आप को पतला स्लिम ट्रिम दिखाना चाहती हैं, यानी उसके कारण से वो कम खाती हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, कई बार एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जितनी मतलब एक्सरसाइज जितनी करनी चाहिए उससे ज़्यादा कर लेती हैं, जितना उनका स्टैमिना उससे ज़्यादा कर लेती हैं, काफ़ी कम खाती हैं, प्रॉपर सप्लीमेंट्री डाइट्स भी नहीं लेती हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब जो एक्स्ट्रा उनको डाइट्स लेनी चाहिए, तो उसके कारण से ये सब हो सकता है। तो कॉजेज़ क्या है? नो प्रॉपर डाइट हो गई, एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गई। ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, जैसा कि हेल्थ प्रैक्टिशनर बताए। नेक्स्ट आता है बुलिमिया नर्वोसा, मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब दनादन खाना, खूब खाना, मस्ती से खाते रहना, कोई कंट्रोल नहीं होना, मतलब बटर की भी चीज़ खाना, आइसक्रीम भी खाना, जो चीज़ हाथ में आ रही है वो खा जाना, तो उसको हम बुलिमिया नर्वोसा के कारण से होता है। इसमें जेनेटिक रीजन्स भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस का प्रेशर भी हो सकता है, सोशल रीजन भी हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? अब ज़्यादा खाओगे तो बट नेचुरल है, अल्सर्स होंगे, इन्फ्लामेशंस होंगे, एसिडिटी होएगी, सॉर्ट ऑफ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉपर एक्सरसाइज लो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। देन नेक्स्ट आता है पॉपुलर फीमेल इन द स्पोर्ट्स इन इंडिया, या पार्टिसिपेशन ऑफ द फीमेल इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। जैसे कौन कौन से हैं हमारे कंट्री के अंदर? बहुत सी गर्ल्स हैं, बहुत सी जो हैं महिलाएं हैं, उन जिन जो पार्टिसिपेट करती हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं हमारे यहाँ पे। जैसे सानिया नेहवाल है जो बैडमिंटन के अंदर है, सानिया मिर्जा है लॉन टेनिस के अंदर है, पीटी उषा है एथलेटिक्स के अंदर है, शाइनी विल्सन है एथलेटिक्स के अंदर है, रेसलिंग के अंदर, और कर्णम मलेश्वरी है वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जो है ना, फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द 1952 इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के अंदर फर्स्ट टाइम 1952 में इंडियन वुमेन को जो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन इन द स्पोर्ट्स, देयर आर फ्यू फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्यों बहुत ज़्यादा जो है गर्ल्स हैं, जो है वीमेन हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं?
कई रीज़न हैं, जैसे साइकोलॉजिकल रीजन हो गए, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए और फिजिकल फैक्टर्स हो गए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हो गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा लगता है नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ एजुकेशन, इतना उनने पढ़ाई नहीं की होती है, कई बार तो उनको एडुकेट नहीं किया जाता है। मिसकॉन्सेप्शन ऑफ द स्पोर्ट्स, कई बार स्पोर्ट्स के बारे में गलत ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है किसी भी तरह का कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वट एवर द रीज़न जो भी होगा। लैक ऑफ सेफ्टी है, मतलब वो जा रही हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं तो वहाँ पे जैसे सेपरेट टॉयलेट्स होंगे कि नहीं, सेपरेट रूम्स होंगे कि नहीं, उनको प्रॉपर सेफ्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड थोड़े दूर हैं वहाँ पे प्रॉपर वो सेफ एनवायरनमेंट होगा कि नहीं, ये कई रीज़न बन जाते हैं। लैक ऑफ फीमेल कोचेज़ हैं, कोचेज़ जो जैसे कई जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रॉपरली जो है विमन ये है वो सोचती है कि उसके अंदर अगर फीमेल कोचेज़ हों जैसे तो उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो फीमेल कोचेस काफ़ी कम हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, यानी दर्शक बहुत कम रहते हैं। जैसे अगर सपोज करो मेल का रहेगा तो उसमें दर्शक ज़्यादा रहते हैं, स्पेक्टेटर्स ज़्यादा रहते हैं, फीमेल का रहेगा तो कम रहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं कि दैट यू कैन पार्टिसिपेट। देन आता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी, हमारा जो कल्चर है वो मेल डोमिनेटेड है, उनको ज़्यादा कहना चाहिए कि पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं मिलता है, उनको ज़्यादा समझाया ही नहीं जाता है। तो सोसाइटी के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ है, इस तरह का मतलब एक वो बना हुआ है कि उनको ऐसा कहता है कि नहीं यार दैट्स नॉट फॉर यू, ये मेल के लिए है, आदमियों के खेलने के लिए है। एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है वो एक अलग टाइप का होता है। लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, कई बार फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं। एक ने सपोज करो किसी एक फैमिली में फादर ने अलाउ कर दिया तो मदर ने नहीं किया, मदर ने कर दिया तो भाई ने नहीं किया, भाई ने कर दिया तो सिस्टर ने किए नहीं किया, तो इस तरह की भी कई भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लैक ऑफ लॉ, अलग कोई कानून जो है बने हुए नहीं हैं। देन नेक्स्ट आता है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है ड्यू टू द एथलीट ट्राइड, जो अभी हमने सारा एथलीट ट्राइड का डिस्कस किया था, वो एक रीज़न बनता है। लैक ऑफ फिटनेस, वो पूरी तरह से फिट ही नहीं होती, कई बार जो फिट ही नहीं होंगी तो पार्टिसिपेट कैसे करेंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी। लैक ऑफ स्टैमिना, बहुत कम स्टैमिना होता है। स्टैमिना कम होने का रीज़न क्या है? स्टेमिना कम होने का रीज़न यही है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, घर में रहना, बैठे रहना, ज़्यादा डाइट नहीं लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, लैक ऑफ स्टेमिना आ जाता है। तो इन द लास्ट वी वी विल से इन द समरी कि द वुमन कैन ऑल्सो डू बेटर इन द स्पोर्ट्स, द ओनली थिंग इज देयर पार्टिसिपेशन विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एंड द विल। ऐसा कोई भी गेम नहीं है, ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं है जिसके अंदर फीमेल या फीमेल वुमन पार्टिसिपेट फीमेल या वुमन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करना चाहिए। हमारी सोसाइटी उनको जो है पूरी तरह उनको सपोर्ट करे तो वे ज़रूर उसके अंदर अच्छे से अच्छे, बेटर से बेटर और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।